ढलाव, रूहों का कब्रिस्तान। चेतावनी, ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। राजस्थान की रातें जितनी खूबसूरत होती हैं, उतनी ही फरेबी भी। दिन में जो रेत सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती है, वही रेत रात के अंधेरे में कफन ओढ़ लेती है। दूर दूर तक फैला सन्नाटा और आसमान में लटका वो अधूरा पीला चांद। ऐसा लगता है मानो कोई ऊपर से झांककर आपकी मौत का इंतजार कर रहा हो। ये कहानी उस रास्ते की है जिसका जिक्र नक्शों पर नहीं, सिर्फ लोगों की दबी हुई सिस्कियों में होता है। स्थानीय लोग इसे एक ही नाम से जानते हैं, ढलाव। भाग एक, गलत मोड़। रात 11:30 बजे। रवि की एसयूवी 100 की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। अंदर का माहौल खुशमिजाज था, लेकिन बाहर का सन्नाटा चीख रहा था। रवि, अमित, पूजा और निखिल, चार दोस्त जयपुर की भागदौड़ से दूर बीकानेर की तरफ निकल पड़े थे। उन्हें लगा था कि ये एक यादगार रोड ट्रिप होगी। और यादगार तो ये होने वाली थी, लेकिन वैसे नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। यार, रवि कब से चला रहा है? कहीं रोककर चाय वाय पी लेते हैं, पिछली सीट पर बैठे अमित ने उबासी लेते हुए कहा। रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा और हंसा। भाई, बाहर देख। पिछले 50 किलोमीटर से ना कोई ढाबा दिखा है, ना कोई इंसान। बस रेत ही रेत है। पूजा, जो रवि के बगल वाली सीट पर बैठी थी, अपने फोन में सिग्नल ढूंढ रही थी। अजीब बात है, यहाँ नेटवर्क पूरी तरह गायब है, लेकिन गूगल मैप्स अभी भी रास्ता दिखा रहा है। देखो, यहाँ से एक शॉर्टकट है जो हमें हाईवे के ट्रैफिक से बचाकर सीधे बीकानेर वाले लिंक रोड पर ले जाएगा। निखिल ने मजाक में कहा। शॉर्टकट? हॉरर फिल्मों की शुरुआत ऐसे ही होती है मैडम। सब हंस पड़े, लेकिन वो हंसी बस कुछ पलों की मेहमान थी। घड़ी में 11:47 बज चुके थे। यही है वो मोड़, रवि ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। गाड़ी हाईवे की पक्की सड़क छोड़कर एक संकरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर उतर गई। जैसे ही पहिए उस रास्ते पर पड़े, गाड़ी के टायरों की आवाज बदल गई। डामर की जगह अब नीचे बजरी और अजीब सी सूखी मिट्टी थी। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में सामने का नजारा बदला। सड़क सीधी नहीं थी, वो एकदम से नीचे जा रही थी। बहुत नीचे, जैसे धरती का सीना चीरकर कोई रास्ता पाताल की तरफ जा रहा हो। भाग दो, सन्नाटे की चीख। जैसे ही कार उस ढलान पर उतरी, एक अजीब सी ठंडक ने गाड़ी को घेर लिया। बाहर रेगिस्तान की गर्मी थी, लेकिन गाड़ी के शीशों पर धुंध जमने लगी। रवि, एसी इतना तेज क्यों कर दिया? पूजा ने अपने बाहों को रगड़ते हुए पूछा। रवि का चेहरा अब गंभीर था। पूजा, एसी बंद है। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि गाड़ी के इंजन की आवाज भी भारी लग रही थी। न कोई कीड़ा, न कोई जानवर, न हवा की सरसराहट। बस एक अजीब सी सीटी बजने की आवाज आ रही थी, इंटी सू सू सू। जैसे हवा नहीं, बल्कि हजारों लोग एक साथ सांस ले रहे हों। अचानक कार की स्पीड बढ़ने लगी। रवि ने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन पैडल पत्थर जैसा सख्त हो गया था। गाड़ी रुक नहीं रही है, रवि चिल्लाया। क्या मतलब रुक नहीं रही? अमित आगे की तरफ झुका। गाड़ी उस ढलान पर अपने आप खींची जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य चुंबक उसे नीचे अंधेरे की गहराइयों में खींच रहा हो। ढलाव इतना गहरा था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी अंत तक नहीं पहुंच पा रही थी। और फिर झटका। गाड़ी ढलाव के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचकर बिना ब्रेक लगाए एक झटके के साथ रुक गई। इंजन बंद, डैशबोर्ड की लाइटें बुझ गईं। सिर्फ हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी बची थी, जो सामने के वीराने को चीर रही थी। ये ये क्या हुआ? निखिल की आवाज कांप रही थी। रवि ने चाबी घुमाई। खट खट खट। तारांकन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। बैटरी डेड हो गई है शायद, रवि ने कहा, हालांकि उसे पता था कि नई बैटरी इतनी जल्दी डेड नहीं होती। पूजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रवि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज कुछ करो, यहां से निकलो। तभी अमित ने खिड़की के बाहर इशारा किया। चुप, वो आवाज सुनी तुम लोगों ने? चारों एकदम शांत हो गए। गाड़ी के बाहर उस पथरीली जमीन पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। छम छम, घिस घिस। जैसे कोई भारी पाजेब पहनकर चल रहा हो और साथ में कुछ भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। भाग तीन, वो जो इंसान नहीं था। कौन है वहां? रवि ने हिम्मत जुटाकर शीशा थोड़ा सा नीचे किया। बाहर से सड़े हुए मांस और जलते हुए टायरों की मिलीजुली बदबू का एक भयंकर झोंका अंदर आया। रवि ने तुरंत शीशा चढ़ा लिया। हेडलाइट्स की रोशनी थोड़ी सी टिमटिमाई और फिर तेज हो गई। रोशनी की उस लकीर में उन्हें वो दिखा। गाड़ी से बमुश्किल 20 कदम की दूरी पर एक आकृति बैठी थी।
उसने पुराने जमाने के फटे हुए राजस्थानी कपड़े पहने थे। वो पालथी मारकर जमीन पर बैठा था। उसके सामने तीन चीजें पड़ी थीं, जो दूर से बोरियों जैसी लग रही थीं। वो वो कोई साधु है क्या? निखिल ने फुसफुसाते हुए पूछा। वो आकृति धीरे से हिली, और जैसे ही उसने अपनी गर्दन सीधी करने की कोशिश की, पूजा की एक गगनभेदी चीख निकल गई। आह! उस आदमी के कंधों के ऊपर सिर ही नहीं था, उसकी गर्दन कटी हुई थी। मांस के लोथड़े बाहर लटक रहे थे, और उस कटे हुए गले के बीच से गहरा काला खून रिसकर उसकी छाती पर जम चुका था। लेकिन सबसे भयानक वो नहीं था। सबसे भयानक वो तीन बोरियां थीं जो उसके पास पड़ी थीं। वो बोरियां नहीं थीं, वो तीन इंसानी लाशें थीं, ताजा लाशें। और उन तीनों के सिर उनके धड़ से अलग करके उस बिना सिर वाले आदमी के गोद में रखे हुए थे। उन कटे हुए सिरों की आंखें अब भी खुली थीं, और वो सीधे कार की तरफ देख रही थीं। भाग 4, श्राप का इतिहास। कार के अंदर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। डर के मारे किसी के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी कार के बंद स्पीकर से एक आवाज गूंजने लगी। ये आवाज किसी रेडियो स्टेशन की नहीं थी। ये आवाज साफ, भारी और बेहद पुरानी थी, जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो। आ गए? बहुत इंतजार करवाया तुम लोगों ने। निखिल ने पागलों की तरह रेडियो बंद करने की कोशिश की, बटन दबाए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज कार की छत, सीटों और हवा में गूंज रही थी। ये ढलाव मेरा है। सालों पहले मुझे भी अमर होना था। मैंने 99 बलि दी थी। बस एक बस एक बलि और चाहिए थी। अचानक कार के चारों तरफ हवा का दबाव बढ़ गया। खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं। हवा में एक बुजुर्ग की कांपती हुई आवाज उस शैतानी आवाज में मिल गई, जैसे अतीत का कोई पन्ना खुल रहा हो। गांव वालों ने मुझे मार डाला, मेरा सिर काट दिया, लेकिन वो भूल गए। तांत्रिक मरता है, उसकी विद्या नहीं। मरते हुए मैंने कसम खाई थी, जो इस ढलाव में उतरेगा, उसका सिर मेरे अधूरा यज्ञ पूरा करेगा। हमें जाना होगा, अभी। रवि चिल्लाया। उसने पागलों की तरह चाबी घुमाई। इंजन घुरघुराया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी पिछली सीट पर बैठे अमित की तरफ वाली खिड़की पर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। मजबूत टफन्ड ग्लास ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। भाग 5, पहला शिकार। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अंधेरे से एक अदृश्य, ताकतवर हाथ अंदर आया और उसने अमित का कॉलर पकड़ लिया। रवि, बचाओ, रवि! अमित चीखा। अमित! रवि और निखिल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर की ताकत अमानवीय थी। अमित को किसी खिलौने की तरह खिड़की से बाहर खींच लिया गया। नहीं, नहीं। अमित! पूजा रो रही थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। अमित का शरीर अंधेरे में घिसटता हुआ जा रहा था। घिस, घिस, घिस। उसकी चीखें ढलाव की गहराई में गूंजती रहीं, और फिर खचक, एक गीली हड्डी टूटने की आवाज आई। और फिर सन्नाटा। रवि स्टीयरिंग व्हील पर सिर पटकने लगा। भगवान, ये क्या हो रहा है अमित? तभी सामने के विंडशील्ड पर खून की बूंदें टपकने लगीं। टप, टप, टप। बूंदें नहीं, वो एक धार थी। देखते ही देखते किसी ने अदृश्य उंगली से उस खून में विंडशील्ड पर कुछ लिखना शुरू किया। अक्षरों को देखकर पूजा की रूह कांप गई। वहां लिखा था, एक और चाहिए। भाग 6, आखिरी सफर। पूजा की आंखों की पुतलियां पलट गईं, और वो वहीं सीट पर बेहोश हो गई। रवि और निखिल बचे थे। निखिल, निखिल मेरी बात सुन। रवि ने कांपती आवाज में कहा। हमें भागना होगा। पैदल। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। निखिल? रवि ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट पर निखिल बैठा था, एकदम शांत। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। निखिल भाई? निखिल ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ दो काले गड्ढे थे जिनमें से धुआं निकल रहा था। उसने अपना मुंह खोला, और वो वही आवाज थी जो रेडियो से आ रही थी। तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला चोक हो गया। निखिल, या जो भी वो चीज थी, ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रवि के कंधे पर रखा। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। ड्राइवर की सीट खाली नहीं रह सकती रवि। मुझे एक नया सारथी चाहिए। उसी पल गाड़ी के चारों दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। हेडलाइट्स बुझ गईं। सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की लाल रोशनी में रवि ने देखा कि बाहर वो बिना सिर वाला आदमी अब गाड़ी के बोनट पर बैठा था।
उसने अपना हाथ शीशे के आर पार डाला। शीशा टूटा नहीं, उसका हाथ धुएं की तरह अंदर आया और सीधे रवि के गले की तरफ बढ़ा। रवि की आखिरी चीख उस बंद कार के अंदर ही घुटकर रह गई। समापन। आज का सच। अगली सुबह सूरज की किरणें उस ढलाव पर पड़ी। गांव की एक जीप वहां से गुजरी। ड्राइवर ने दूर से ही उस एसयूवी को देखा। अरे, लगता है फिर कोई शहर वाले रास्ता भटक गए, उसने अपने साथी से कहा। वो लोग पास गए। नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार के अंदर 3 लोग थे, अमित, पूजा और निखिल। वो मरे नहीं थे और न ही जिंदा थे। उनके शरीर पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे। उनकी आंखें खुली थीं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ खौफ जमा हुआ था। वो सांस ले रहे थे, लेकिन हिल नहीं सकते थे। और ड्राइवर सीट पर वहां एक धड़ बैठा था, रवि का धड़। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उसके कंधों के ऊपर सिर गायब था। कार की छत पर खून से सने एक ताजा कटे हुए सिर को रखा गया था, जिसका चेहरा ढलाव की ओर था, मानो वो आने वाले मुसाफिरों पर नजर रख रहा हो। चेतावनी। आज भी राजस्थान के उस हाईवे पर रात 12 बजे के बाद सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा हो जाता है। कहते हैं, अगर आप उस ढलाव से गुजरें और आपकी गाड़ी की पिछली सीट खाली हो, तो हवा कान में आकर पूछती है, जगह मिल जाएगी क्या? अगर आपने पीछे मुड़कर देखा, तो समझो आप ढलाव के हो गए।